हाय स्टूडेंट, हेलो बच्चों। एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम अपना अगला वीडियो मीन्स सेकंड लेक्चर करने में जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक है अन्य टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। पिछले कुछ टॉपिक मैंने इसमें आपके क्लियर कर दिए हैं, जो मूल अवधारणा रसायन विज्ञान की है या उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसके इतिहास के बारे में, उसके ब्रांचेस के बारे में हमने बात करी थी। और उसके बाद हमने पदार्थ के बारे में बात करी थी कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती हैं और पदार्थ को हम किस किस रूप में हम जानते हैं और उसका क्या महत्वपूर्ण रोल हमारे दैनिक जीवन में है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पहले बात करने जा रहा हूँ तत्व पर। तत्व, एलिमेंट्स। तो तत्व क्या होते हैं इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तत्व वे पदार्थ हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के अणु विद्यमान रहते हैं। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है, केवल एक ही प्रकार के तत्व, एक ही प्रकार के अणु उसमें रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तांबा, लोहा आदि। तो इसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा नहीं है या ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, ये सिंगल यूनिफॉर्मली है। तो ऐसे एलिमेंट्स या इनको हम क्या कहेंगे, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। अब बात करते हैं लक्षण के। इनके लक्षण क्या होते हैं। ये एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होते हैं। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। तो केवल अगर हम हाइड्रोजन की बात है तो उसमें केवल हाइड्रोजन के परमाणु से ही हाइड्रोजन बना होगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के परमाणु से ही ऑक्सीजन बना होगा। तांबा है तो तांबे के परमाणु से ही बना होगा, उसमें ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का परमाणु उसमें उपस्थित नहीं होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। और रासायनिक विधियों से सरल पदार्थ में अपघटन संभव नहीं है। अगर हम रासायनिक विधि से इनका अपघटन करना चाहेंगे तो संभव नहीं है। इनके लक्षण है तत्व के। इन्हें आवर्त सारणी में प्रदर्शित किया जाता है। तो आवर्त सारणी में जो हम प्रदर्शित करते हैं इनको उसमें प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करते हैं हम यौगिक की। अगला पॉइंट हमारा यौगिक बहुत महत्वपूर्ण है। कंपाउंड्स, यौगिक के आपका कंपाउंड्स। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक से अधिक तत्वों से निश्चित अनुपात में मिलकर बनने वाले पदार्थों को यौगिक कहते हैं। मीन्स यौगिक एक सिंगल यूनिफॉर्म नहीं है, इसमें 2 से 3 से विभिन्न प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ के जब अणु या यौगिक बनाते हैं, या अणु आपस में मिलके या परमाणु आपस में मिलके कोई बड़ा यौगिक बनाते हैं या कोई बड़ा पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स या यौगिक। तो इसमें विभिन्न प्रकार के परमाणु शामिल हो सकते हैं, या हम कह लें ऐसे पदार्थ जिन्हें 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित किया जा सके, यौगिक कहलाते हैं। जैसे जल है, तो जल को हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, नमक है, NaCl आदि, तो इनका हम क्या कर सकते हैं, अपघटन कर सकते हैं। इनका यौगिक हुआ। तो यौगिक एक बृहत रूप है, मीन्स इसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के परमाणु हो सकते हैं। लक्षण हम यौगिक के देखते हैं। यौगिक के लक्षण की बात अगर हम करते हैं तो यौगिक समांगी होते हैं तथा 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होते हैं। यौगिक में भार की दृष्टि से तत्व एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। ऐसा नहीं कि यौगिक किसी परमाणु से किसी अनुपात में जुड़ के बन जाएगा यौगिक, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे हम कहते हैं H2O है तो 1:8 का रेशियो इसमें होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है 2:3 का रेशियो होता है। तो एक निश्चित अनुपात में ही परमाणु आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। विशेष गुण ही इसका है, यह हमें ध्यान रखना है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो CO3 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वो फिर दूसरा यौगिक बन गया आपका। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब हो गया है कि जो 3:4 का रेशियो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन का, वो निश्चित है। या H2O में 1:8 का है, वो रेशियो निश्चित है। अगर ये रेशियो डिस्टर्ब होता है तो आपका वो यौगिक अलग बन जाएगा, वो यौगिक जल का अणु नहीं होगा, वो कुछ और बन जाएगा। यौगिक के गुण अपने घटक तत्वों के गुणों से अलग हो जाते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का मिलकर पानी बनता है, तो हम हाइड्रोजन के गुण वहाँ पर नहीं कह सकते या ऑक्सीजन के गुण इसमें नहीं कह सकते, फिर इनके गुण क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। यौगिक के घटक तत्वों को सरल भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। सिंपल तरीके से इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं
अब क्या है मिश्रण क्या है, इसको हम देखें। मिश्रण क्या है? मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित क्रम या अनुपात में मिलाने पर बनने वाले पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। बहुत से तत्व किसी भी अनुपात में मिलकर मिश्रण तैयार करते हैं। जैसे हवा है, हवा में बहुत सारी गैसें आपस में मिक्स हो सकती हैं, धुआं, बारूद, शहद, रक्त आदि। ये सब क्या है मिश्रण के उदाहरण हैं। इसमें केवल सिंपल यौगिक या सिंपल तत्व नहीं है, इसमें बहुत सारा मिक्सचर है। हवा को हम सिंपल हवा प्योर नहीं कह सकते, इसमें बहुत सारा गैसों का मिश्रण इसमें हमको मिलता है। तो मिश्रण के लक्षण क्या है? मिश्रण के अवयव में कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, यहाँ पे कोई निश्चित अनुपात की संभावना नहीं होती। अनिश्चित अनुपात में जैसे हम कहते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक है 87%, फिर ऑक्सीजन 21.3%, ऐसे तो डिफरेंट रेशियो में है, कोई रेशियो फिक्स नहीं है। मिश्रण समांगी होते हैं, विषमांगी होते हैं, यहाँ पे विषमांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण ये नहीं होते हैं। मिश्रण के गुण अपने अवयवों के गुणों के समान ही होते हैं। मिश्रण को अपने घटक अणुओं में सरल भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो ये मिश्रण के गुण थे। अब बहुत महत्वपूर्ण है, अब हम महत्वपूर्ण टॉपिक पा रहे हैं, सार्थक अंक, सिग्निफिकेंस फिगर। चांस के अनुसार हम देखते हैं वो अंक जिसका परिणाम से कोई संबंध अथवा अर्थ नहीं हो उसे सार्थक अंक कहते हैं। हम बात करें परिभाषा की, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, अगर हम किसी भौतिक राशि की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा अगर हम जाएँ सार्थक अंक की, तो परिभाषा हम देखते हैं किसी भौतिक राशि मापने के लिए हम 0 से 9 तक, 0 से 9 तक के अंकों में से न्यूनतम जिन अंकों का उपयोग करते हैं वे अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। मीन्स सीधे हम ये कह लें जीरो क्या नॉन डिजिट जो वैल्यूज़ होती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं, लेकिन कहीं पर जीरो सिग्निफिकेंट होता है, उसके हम आगे बात कर रहे हैं। सार्थकों का प्रयोग किसी भौतिक राशि के मापन में परिशुद्धता मीन्स एक्यूरेसी को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे उदाहरण के लिए हम मान लें एक पठन जिसका मान है 11.64 मापा क्या है वो, जिसमें 4 अंक हैं और 4 के 4 अंक क्या है नॉन जीरो डिजिट है। इसमें 1, 1, 6 निश्चित अंक है, 1, 1, 6 क्या निश्चित अंक है, और तथा 4 जो अंक है वो अनिश्चित अंक है, वो अंत में आ रहा है। अतः अंक इस प्रकार के लिखे जाएंगे 1, 1, 6 निश्चित अंक और चौथा क्या अनिश्चित अंक, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। लेकिन समस्त अंक एक संख्या में सार्थक होते हैं, समस्त अंक जो अंक होते हैं एक संख्या में सार्थक होते हैं, लेकिन केवल अंतिम अंक जो होता है अनिश्चित या संदेहपूर्ण होता है। डाउटफुल डिजिट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, डाउटफुल डिजिट, जिसको हम क्या बोलते हैं डाउटफुल डिजिट। तो जबकि शेष अंक निश्चित होते हैं, जैसे 1, 1, 6 क्या निश्चित अंक है, 11.6 की बात करें जो 4 है सभी प्रकार के, लेकिन यहाँ पे अगर हम सार्थक अंक की बात करेंगे तो यहाँ पे चारों की सार्थकता है। तो अगर इसका हम बोलेंगे सार्थक अंक इसमें कितने हैं, इस वैल्यू में सार्थक अंक कितने हैं, 4 हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं सार्थक को संख्या में प्रस्तुत करने के नियम कुछ इस प्रकार के हैं। रूल्स फॉर शोइंग रिपोर्टिंग सिग्निफिकेंट फिगर इन नंबर्स, और ये रूल्स हमें बिल्कुल अपने जहन में उतार लेने हैं, इनको समझ लेना है। और रूल्स हमें तभी याद होंगे जब इनको हम फॉलो करेंगे। तो अपने टेक्स्ट बुक में इनको प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, इन नियमों के अनुसार आप सार्थक अंक देख सकते हैं, तो आप बहुत ईजिली इनको कर पाएंगे। अब इसमें बात करते हैं वे समस्त, पहला नियम क्या है, वे समस्त अंक जिनमें शून्य नहीं है सार्थक अंक है। तो कहीं पर भी अगर शून्य नहीं आ रहा है तो इस नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मीन्स सभी जो शून्य अंक नहीं हैं अंक हैं वो सार्थक होते हैं। जैसे 44.3 यहाँ पर लिखा है, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 3 होंगे, 4, 4 और 3, तो 3 सार्थक अंक हैं।
52.2323, तो यहाँ पे 4 हैं। 41.124, इसमें 5 हो गए। ये तो हो गया पहला नियम। अगर हम दूसरे नियम की बात करते हैं, दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम है यदि शून्य 2 अंकों के मध्य स्थित हो तब वह सार्थक अंक है। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 6.0, हम देख रहे हैं 6.0 में 3 सार्थक अंक हैं। 6.001 में 4 सार्थक अंक है। तो ये सार्थक अंक यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो जीरो हैं, ये जीरो यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0, ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में यहाँ पे आया है। अगर ये पहले आता या बाद में आ जाता शायद इसकी वैल्यू नहीं मानी जाती। अगर ये बीच में आता है नॉन जीरो डिजिट में तो इसको सार्थक रूप में, इसकी सार्थकता होगी, इसका सिग्निफिकेंट होगा। तीसरा नियम है समस्त शून्य जो दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ आते हैं, मीन्स राइट साइड आते हैं, सार्थक अंक होते हैं। अगर दशमलव के बाद राइट साइड में कोई ज़ीरो आता है तो वो सार्थक माने जाएंगे। अगर वो दशमलव से पहले, नॉन जीरो डिजिट से पहले आ जाएंगे तब उनका कोई सार्थकता नहीं होगी। तो जैसे यहाँ पे 11.0 यहाँ पर आ रहा है 11.0, तो इसमें 3 सार्थक अंक, ऐसे नहीं कि 1 1 2 ही हम सार्थक नहीं, पॉइंट के बाद 0 आया तो इसका सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो गए? 3 हो गए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 11.00, तो यहाँ पे 4 हो गए। तो पॉइंट के बाद जो आपका 0 आता है दशमलव के बाद, उसको हम उसी में कंसिडर करते हैं। तो ये थे सार्थक अंक। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, फिर से हम देख पा रहे हैं इसको, सार्थक अंक की बात हम कर रहे हैं। ये थे इसके कुछ उदाहरण, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। अब अगला जो नियम है, ये नियम है चौथा नियम। चौथा नियम देखिए इसका, वह शून्य, देखिए वह शून्य जो अशून्य अंकों के बाईं तरफ लिखा जाता है सार्थक नहीं है। देखिए दशमलव से पहले बाईं तरफ लिख दिया ना, दशमलव से पहले यहाँ पे आ गया है। अगर दशमलव से पहले अगर आपका 0 आ रहा है तो उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे सार्थक अंक 0.532, तो केवल 3 है। जो यहाँ पॉइंट के बाद अगर 0 लगा, देखिए यहाँ पे तब भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि बाईं तरफ 0 है, तो केवल यहाँ पे सार्थक अंक 2 होंगे, यहाँ पे सार्थक अंक 1 होगा। तो यहाँ पे जो बाईं तरफ, जो आपके बाईं तरफ होते हैं, इनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता, ये हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बाईं तरफ 3 0 आ गए, बाईं तरफ 2 0 आ गए, इनका कोई सिग्निफिकेंट यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। अगला नियम, ये 4 जो महत्वपूर्ण नियम है इनको हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक संकेतन या चरघाती संकेत, सिग्निफिकेंस साइंटिफिक नोटेशन की बात हम करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम न्यूमेरिकल्स रसायन विज्ञान में करते हैं तो ये संकेत, जो संकेतन है, ये पद्धति हमें आनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वैज्ञानिक संकेतन वह पद्धति है जिसमें संख्याओं को उनके 10 की घात के रूप में लिखते हैं। इस प्रकार इनके सार्थक अंक निश्चित हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है, इसे कैपिटल N इंटू n 10 की पावर स्मॉल n के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे n इंटू 10 की पावर स्मॉल n के रूप में प्रदर्शित हमने किया है। देखिए, अब देखिए इनको, जहाँ कैपिटल N संख्या जिसमें दशमलव के बाईं तरफ एक शून्य रहित अंक हो और स्मॉल n क्या एक पूर्णांक है, स्मॉल अंक क्या है, एक पूर्णांक है। तो इसका उपयोग की बात हम करते हैं तो वैज्ञानिक अंकन पद्धति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि इससे सार्थक अंक की गणनाओं से संबंधित संदिग्धता को दूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण मैंने यहाँ पे लिया है। देखिए यहाँ पर उदाहरण लिया है, माना 5000 एक संदिग्ध संख्या है। सार्थक अंकों की संख्या के आधार पर इसे हम कैसे निम्न तरीकों से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर इसको सार्थक में बदलना है तो कैसे इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। 500 गुणा 10 करते हैं,
तो सार्थांक कितने इसमें 3 हैं। 50.0 गुणा 10⁻² कर दें, केवल 5000 को हमने अलग अलग रूप में यहाँ पर देखते हैं, 3 सार्थक अंक हैं। और 5.00 गुणा 10⁻³ तब भी सार्थक 3 है। 0.500 इंटू 10⁴ तब भी सार्थक अंक 3 है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं इनमें 5.00 गुणा 10⁻³ सर्वाधिक उपयुक्त है। तो 5.00 गुणा 10⁻³ क्या सबसे उपयुक्त है। सार्थक अंक भले सब में क्या है 3 है, लेकिन जो सबसे वैल्यूएबल हमारे लिए होता है, सबसे छोटा जो दशमलव पॉइंट होता है, तो हम इस तरीके से लाते हैं। तो ये 5.00 गुणा 10⁻³ सबसे उपयुक्त माना जाता है साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से। तो रासायनिक संयोग के कुछ नियम जो हमारे हैं, इन नियम पे मैं बात करता हूँ। देखिए, रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम की बात हम करते हैं तो बंधों का बनाना तथा बंधों का टूटना रासायनिक क्रिया कहलाती है। इस प्रक्रम में पुराने बंध टूटने तथा नए रासायनिक बंध बनते हैं। प्रकृति में अब तक 118 तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान दिया गया है। वे तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करते हैं तथा एक निश्चित मात्रा में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। तो इन यौगिकों का निर्माण एक निश्चित रासायनिक संयोग के नियमानुसार होता है। जैसे हम बोलते हैं द्रव्य का रासायनिक क्रिया से संबंधित नियम, जो कुछ निम्न प्रकार से हैं: द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्पन्न अनुपात का नियम, गैलुसेक का आयतन संबंधी नियम। तो इन नियमों पे मैं बात में डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन इसमें कुछ जो आज हमने बात करी, इसमें एलिमेंट और कंपाउंड्स, मिक्सचर और सिग्निफिकेंट फिगर पे इसमें आपको विशेष ध्यान देना है आज। और जो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम है या स्थिर अनुपात का नियम है, इन पर मैं डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा आगे। तो जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम हैं या संयोग के रासायनिक संयोग के नियम हैं, उनसे पहले एक महत्वपूर्ण और इसमें टॉपिक हमारा बचता है, वह है द्रव्य के गुणधर्म तथा इनका मापन। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड दियर मेजरमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो सही प्रकार के द्रव्यों को कुछ निश्चित भौतिक एवं रासायनिक अभिलक्षणों के आधार पर पहचानना या पहचान किया जा सकता है इनका। और रंग और गंध, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक आज प्रमुख भौतिक गुण हैं। रासायनिक गुण में उन रासायनिक अभिक्रियाओं या रासायनिक परिवर्तनों से संबंधित होते हैं जिनमें विभिन्न किस्मों के द्रव्य उपस्थित होते हैं। तो इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मापन की इकाइयाँ की बात, हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं, तो किसी भौतिक राशि को आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू तथा उस इकाई के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है जिसमें उसे व्यक्त करता है। तो मूल तथा आधारभूत इकाइयाँ जो फंडामेंटल्स एंड बेसिक यूनिट्स हैं, मूल तथा आधारभूत इकाई वे इकाई हैं जिन्हें ना तो एक दूसरे से व्युत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इनको जो है अधिक किसी वियोजित किया जा सकता है। तो इस नियम को भी मैं आगे कैरी करूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस पर मैं बात करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में इस पर भी बात करूँगा। तो आज जो थोड़ा बहुत हमने बात करी है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।